डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 12 में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में हम लोग सीखे थे बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो टेक्नोलॉजी जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल सेल्स है, प्लांट सेल्स है, एनिमल सेल्स है, उसके जीन को यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स विच इज़ यूज फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, जैसे एंजाइम प्रोटीन वगैरह बनाया जाता है लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन जो है 4 मेजर एरिया में होता है। कौन कौन से एरिया में? एग्रीकल्चरल एरिया, हेल्थ केयर एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, इन्वायरमेंटल एरिया। एग्रीकल्चरल एरिया में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करते हैं? तो जीएम प्लांट प्रोडक्शन करने में, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाता है, जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है। हाइब्रिड प्लांट एनिमल को प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। हाइब्रिड जैसे व्हीट का हाइब्रिड वैरायटी है कल्याण सोना, इसमें टाइम कम लगता है प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्शन में, डिजीज रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा माइक्रो प्रोपागेशन यानी टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल से लार्ज मेनी ऑफ द प्लांट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एज अ फर्टिलाइज़र, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना है, एजोला है, कुछ बैक्टीरियाज है जो बायो फर्टिलाइज़र के हम लोग मतलब अगर इसको हम लोग यूज़ करते हैं फील्ड में, तो ये नेचुरली इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। बायो पेस्टिसाइड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द केमिकल पेस्टिसाइड, हम लोग बायो पेस्टिसाइड को यूज़ करेंगे, प्लांट को बायो पेस्टिसाइड बना देंगे तो केमिकल का यूज़ कम होगा, जिसका कि इन फ्यूचर में बायो मैग्निफिकेशन होता है, बहुत सारे डिजीज़ प्रोड्यूस्ड होते हैं प्लांट और एनिमल में। और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा एनिमल की वैरायटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में क्या रोल है, एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का? तो इससे हम लोग सॉइल और वाटर का रिमेडिएशन कर सकते हैं, बायोसेफ्टी कर सकते हैं। बायोसेफ्टी में क्या कर सकते हैं? हम लोग पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं फ्रॉम एक्सपोजर टू द बायोलॉजिकल एजेंट, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर में क्या अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का? तो आरडीएनए प्रोडक्ट बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है? ऑल एंटीबॉडीज़ विच आर आइडेंटिकल एज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट सेल, सभी एक जैसा एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना सिंगल पेरेंट सेल से, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टेम सेल बना सकते हैं। स्टेम सेल क्या है? तो स्टेम सेल बॉडी में ऐसा सेल है जिसमें एबिलिटी होता है डेवलप करने का न्यू सेल बॉडी के अंदर, और वो जो न्यू सेल जो बनेगा स्टेम सेल से हमारे बॉडी में, वो रिप्लेस कर सकता है हमारे बॉडी के डैमेज सेल को और टिश्यू को जो डिजीज़ के कारण डैमेज हो गए थे। एंड टिश्यू स्पेसिफिक डिलीवरी मेथड में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन करेंगे? एंजाइम प्रोडक्शन में, फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट बनाने में, बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सब प्रोडक्ट बनाने में, बायो एनर्जी एंड फ्यूल प्रोडक्शन करने में, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायो माइनिंग में। तो अभी हम बता देते हैं स्टेम सेल क्या है। तो बॉडी में कुछ सेल है जिसकी कैपेसिटी होती है डेवलप करने का न्यू सेल बॉडी में, और ये न्यू सेल जो है रिप्लेस करता है जो सेल और टिश्यू डैमेज हो गए हैं डिजीज़ के कारण उनको। बायोसेफ्टी क्या है? तो हाँ, बायोसेफ्टी जो है ये इंक्लूड करता है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का फ्रॉम द एक्सपोजर टू द बायोलॉजिकल एजेंट। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो जब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, बैक्टीरिया है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, जीन है, जिसको यूज़ करते हैं लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में टू प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ द प्रोडक्ट विच आर गुड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर।
एंड इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इसी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो मेनली ये डील करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स। 4 मेजर एरिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है। अब हम लोग देख लें जीन ट्रांसफ़र स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या है। जीन ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ लेते हैं। तो प्लांट में मोस्टली जीन ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए हम लोग एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, जो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है प्लांट के सेल के जीनोम में डीएनए को, डिज़ायर्ड डीएनए को। डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं प्लांट सेल के क्रोमोसोम के अंदर। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बैलिस्टिक जीन गन मेथड। यहाँ बैलिस्टिक या जीन गन मेथड क्या होता है, यहाँ पे टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल में अटैच कर देते हैं रिकम्बिनेंट डिज़ायर्ड डीएनए। जो वेक्टर के प्लाज्मिड के साथ जो डिज़ायर्ड डीएनए अटैच्ड हो जाता है तो उसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और इसको टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल के साथ अटैच करके बम्बार्डेड किया जाता है, जिसके कारण डिज़ायर्ड डीएनए जो है रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ डायरेक्टली इंटर कर जाता है प्लांट सेल के क्रोमोसोम में। और जीन डिलीवरी सिस्टम के द्वारा भी हम लोग डिज़ायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट सेल में। यहाँ प्लांट वायरस वेक्टर का यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी हैव 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया। पहला क्या है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। इसके द्वारा हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, स्पेशली माइक्रोब्स को, एंजाइम को। ऑप्टिमल कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय इंजीनियरिंग टू फॉर द कैटलिस्ट। और डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके लार्ज स्केल में, उसको हम लोग डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के द्वारा जो प्रोडक्ट मिलता है उसको कलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट एंजाइम हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। मोस्टली जो बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाने के लिए वो है एग्रोबैक्टीरियम। कुछ और प्लांट वायरसेस हैं जिसको कि हम वेक्टर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोलिमो वायरस एंड जेमिनी वायरस। ये डीएनए वायरस है और इसको भी वेक्टर के हिसाब से डेवलप किया गया है। जिसमें हम लोग जिसमें अपना डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल होता है, जिसमें हम लोग डिज़ायर्ड डीएनए को अटैच करके रिकम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं और उस रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट डीएनए में ट्रांसफ़र करके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेम द वेक्टर विच इज़ यूज मैक्सिमली इन जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट। कौन से वेक्टर को मैक्सिमली यूज़ किया जाता है प्लांट में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए? तो प्लांट में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए बैक्टीरिया को, जिस बैक्टीरिया को वेक्टर के हिसाब से यूज़ किया जाता है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, तो इस बैक्टीरिया में अपना डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्टिकल होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और इस बैक्टीरिया में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। और इसी बैक्टीरिया को मोस्टली यूज़ किया जाता है एज अ वेक्टर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड डीएनए इन द प्लांट सेल क्रोमोसोम। और प्लांट में हम लोग जीन ट्रांसफ़र करने के लिए बायोलॉजिस्टिक जीन गन मेथड का भी यूज़ करते हैं, जिससे डिज़ायर्ड डीएनए को हम लोग प्लांट सेल के क्रोमोसोम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बायोलॉजिस्टिक जीन गन मेथड पहले भी डिस्कस कर चुके। गोल्डन या टंगस्टन पार्टिकल के साथ रिकम्बिनेंट डीएनए विद डिज़ायर्ड डीएनए को अटैच कर दिया जाता है, फिर बम्बार्डेड किया जाता है, जिसके कारण डिज़ायर्ड डीएनए जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है प्लांट सेल के क्रोमोसोम में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ? जीएमओ का फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके जीन को मॉडिफाई किया गया है बाय मैनिपुलेशन, उसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है।
और ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, सबको हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया बोल सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट एप्लीकेशन, ट्रांसजेनिक प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट किसको बोलते हैं? तो द प्लांट जिसका जीन को मॉडिफाई किया गया इस तरह से कि दे बिकम रेजिस्टेंस टू द डिजीज, हर्बिसाइड्स एंड स्ट्रेस, ऐसे प्लांट को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक प्लांट भी बोलते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांसजेनिक प्लांट का या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का? तो ट्रांसजेनिक प्लांट बना है जिसका कि जीन को मॉडिफाई किया गया, मैनिपुलेट किया गया, चेंज किया गया और वो ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। तो ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट क्यों बनाए जाते हैं? तो ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट जो हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं इंसेक्टिसाइड के, ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंस हो जाते हैं पेस्ट के, ट्रांसजेनिक प्लांट हर्बिसाइडल रेजिस्टेंस भी हो जाते हैं, रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड। ट्रांसजेनिक प्लांट रिड्यूस करता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को। एंड ट्रांसजेनिक प्लांट जो है स्ट्रेस टॉलरेंस भी होता है। स्ट्रेस टॉलरेंस मतलब एक्सट्रीम कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट कंडीशन को भी वो टॉलरेट कर सकता है। और ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया है यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जिससे प्लांट में न्यूट्रिशनल कंटेंट को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे गोल्डन राइस, जिसको हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं, गोल्डन राइस बनाया गया विटामिन ए का जिन डाल के, जिससे गोल्डन राइस रिच हो गया विटामिन ए से भी। ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा तो हम लोग फूड प्रोडक्शन को बढ़ाए 3-fold। ग्रीन रिवोल्यूशन में हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किए, इंसेक्टिसाइड का यूज़ किए, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज़ किए, जिससे हम लोग 3-fold का प्रोडक्शन का बढ़ा दिए। किंतु मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो यूज़ किए, जिससे धीरे धीरे हेल्थ हैजर्ड बढ़ने लगा, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ने लगा। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की जगह हम लोग बायो पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से हम लोग प्लांट को बायो पेस्टिसाइड बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग उसको देख लेते हैं। मोस्टली यूज बैक्टर जो है प्लांट में डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस। और इस बैक्टीरिया के यूज़ से हम लोग प्लांट में डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस करके प्लांट को हम लोग बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हम लोग इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे किस तरह से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के द्वारा प्लांट को हम लोग बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड बनाएंगे या इंसेक्ट रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो मैक्सिमली जो बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया। ये वेक्टर का काम करता है क्योंकि इसमें अपना डीएनए पार्टिकल के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए पार्टिकल होता है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस के एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए पार्टिकल का नाम है टीआई प्लाज्मिड। और ये सर्कुलर शेप होता है और ये वेक्टर का काम करता है। इस बैक्टीरिया से हम लोग टीआई प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेंगे। ये टीआई प्लाज्मिड जब बैक्टीरिया से बाहर निकाल दिया, जो वेक्टर का काम करता है इस बैक्टीरिया में, उसमें अपना एक रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट होता है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के सहायता से जब इस रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट को कट करते हैं और यहाँ पर फॉरेन डीएनए है जो डिजायर्ड डीएनए है, इसको उसी रेस्ट्रिक्शन साइट पे अटैच करना है, तो फॉरेन डीएनए को भी कट किया जाता है होस्ट सेल से। इस होस्ट सेल से जब फॉरेन डीएनए को कट करते हैं तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करेंगे जो प्लाज्मिड के रेस्ट्रिक्शन साइट को कट करने के लिए यूज़ किए थे। क्योंकि दोनों को अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तो दोनों का एंड जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दोनों का स्टिकी एंड सेम होगा और इस तरह से फॉरेन डीएनए जो है बाइंड कर जाएगा क्लीवेज साइट से और रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। रिकम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड जब बन गया तो इसको फिर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे बैक्टीरियम के अंदर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस बैक्टीरिया के अंदर, और उसको अलाउ करेंगे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ कॉपी बनाने के लिए। जब ये कॉपी लार्ज नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए का कॉपी बन जाएगा टीआई प्लाज्मिड के साथ डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए जो इंट्रोड्यूस कर दिए, अब उसको हम लोग प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे।
बैलिस्टिक जीन गन मेथड, जिसमें टंगस्टन पार्टिकल के साथ डिजायर्ड डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ अटैच करके बम्बार्डेड करेंगे। तो जो डिजायर्ड डीएनए है रिकम्बिनेंट डीएनए टीआई प्लाज्मिड के साथ, वो इंट्रोड्यूस्ड हो जाएगा प्लांट सेल में। अब प्लांट सेल को ग्रो करेंगे कल्चर मीडियम में। हर सेल में क्या है, प्लांट सेल में उसके क्रोमोजोम के साथ डिजायर्ड डीएनए का कॉपी है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन का कॉपी है। अब जो प्लांट ग्रो करेगा, सब प्लांट क्या होगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंस ग्रो करेगा। तो हम लोग देखिए किस तरह से एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ करके हम लोग प्लांट को बना रहे हैं बायोपेस्टिसाइड प्लांट बना रहे हैं, या बायो इंसेक्टिसाइड प्लांट बना रहे हैं, या निमाटोड रेजिस्टेंस प्लांट बना रहे हैं। तो जो फॉरेन डीएनए हम लोग यूज़ किए थे, सबसे पहले तो जो बैक्टीरिया था एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्टिकल था टीआई प्लाज्मिड। उस टीआई प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट था, रेस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट था, उसको कट किए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से, और फॉरेन डीएनए को लिए निमेटोड स्पेसिफिक जीन से उसको भी कट किया स्पेसिफिक सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट से, जिससे टीआई प्लाज्मिड को कट किए थे। दोनों में सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करने पर दोनों का, टीआई प्लाज्मिड का और जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस जो निमेटोड से लिए थे, दोनों का सेम स्टिकी एंड था, दोनों कंप्लीमेंट्री थे एक दूसरे से। तो टीआई प्लाज्मिड से निमेटोड का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जीन, फॉरेन डीएनए जो जीन था, वो अटैच हो गया और रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकम्बिनेंट डीएनए को फिर से हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए एग्रोबैक्टीरियम में, और उसको अलाउ किए मल्टीप्लाई करने के लिए। और मल्टीप्लाई जब हो गया, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए बढ़ गया टीआई प्लाज्मिड के साथ जो अटैच्ड हुआ था डिजायर्ड डीएनए निमेटोड स्पेसिफिक जीन। अब उसको इंट्रोड्यूस करना है प्लांट के होस्ट सेल में। तो बायोलिस्टिक जीन गन मेथड के द्वारा हम लोग टीआई प्लाज्मिड में जो रिकम्बिनेंट या डिजायर्ड डीएनए था, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए प्लांट के होस्ट सेल क्रोमोजोम में। और उसके बाद प्लांट सेल का हम लोग कॉपी बनाए, लार्ज नंबर ऑफ कॉपी बना, और जितना भी सेल से कॉपी बना प्लांट का, सबको ग्रो कराएंगे। तो सब प्लांट जो ग्रो करेगा वो एक्सप्रेस करेगा न्यूट्रेट, मतलब उसमें निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट ग्रो कर गया, वो बायोपेस्टिसाइड प्लांट बन गया, ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन गया। अब हम लोग देख लें इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंस प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं बाय यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है, एप्लीकेशन है एग्रीकल्चरल के फील्ड में, जिससे हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंस या इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं। इसको भी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोलते हैं या ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। और इस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अगर हम लोग इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना लेते हैं, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को। कैसे बनाएंगे, तो इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देख लें। एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्रिनजेनेसिस, ये प्रोड्यूस कर सकता है बीटी टॉक्सिन जीन। बीटी टॉक्सिन जीन बैसिलस थ्रिनजेनेसिस को शॉर्ट में बीटी बोलते हैं। तो इसमें जो जीन होता है उसको हम लोग बीटी टॉक्सिन जीन भी बोलते हैं। और इस बीटी टॉक्सिन जीन को बैसिलस थ्रिनजेनेसिस बैक्टीरिया के अंदर जो ये बीटी टॉक्सिन जीन है, उसको अगर क्लोन करके बहुत सारा कॉपी बना लें और उसके बाद उसको प्लांट में इंट्रोड्यूस करें, तो प्लांट क्या हो जाएगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। और जब वो प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा तो प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ेगा। प्लांट इटसेल्फ बिकम बायो इंसेक्टिसाइड एंड बायो पेस्टिसाइड। और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग कॉटन प्लांट को बना चुके हैं, बीटी टॉक्सिन जीन इंट्रोड्यूस करके बायो इंसेक्टिसाइड प्लांट बहुत सारा बनाए, जैसे बीटी कॉटन प्लांट, बीटी कॉर्न प्लांट, राइस प्लांट, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये सब
बायो इंसेक्टिसाइड प्लांट हो गया, बायोपेस्टिसाइड प्लांट बन गया। तो हम लोग किस तरह से बायो इंसेक्टिसाइड या बायोपेस्टिसाइड प्लांट डेवलप किए और ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाए, जहाँ पर हम लोगों को इंसेक्टिसाइड या केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है। और इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जैसे पहले ही बताए थे कि कुछ स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, बैसिलस thuringiensis का, जब इसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी प्लांट सेल के क्रोमोजोम में इंट्रोड्यूस करेंगे बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड के द्वारा, तो इस बैक्टीरिया में बीटी टॉक्सिन जीन होता है। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया को जब बायोलिस्टिक जीन गन मेथड के द्वारा होस्ट सेल प्लांट में इंट्रोड्यूस किए, तो उसमें जो बीटी टॉक्सिन जीन है प्रोड्यूस्ड होगा, और बीटी टॉक्सिन जीन को प्रोड्यूस करने के लिए जो जीन कोड करता है उसका नाम है क्राइजीन। तो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया को जब हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं प्लांट सेल में, प्लांट सेल के क्रोमोजोम में, तो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया जो है बीटी टॉक्सिन जीन बनाएगा। पहले उसको कोड करने वाला जीन बनाएगा क्राइजीन। बहुत तरह का क्राइजीन बनता है, नंबर ऑफ क्राइजीन बनाता है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, जैसे cry1AC, cry2AB, cry1, और जितना भी क्राइजीन है वो कोड करता है स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन को, और वो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन जो है आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर इंसेक्ट ग्रुप। जैसे cry1AC जीन है, तो ये बीटी टॉक्सिन जीन जो है ये है स्पेसिफिक फॉर कॉटन बॉल वर्म इंसेक्ट के लिए। cry2AB है, ये बीटी टॉक्सिन जीन है, स्पेसिफिक है फॉर कॉटन बोर्ड्स के लिए। अब हम लोग देख लें हम लोग किस तरह से बीटी कॉटन प्लांट या बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड प्लांट बनाएंगे। तो इस प्लांट में हमको बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया जो है वो बीटी टॉक्सिन जीन को बनाने के लिए क्राइजीन प्रोड्यूस करता है। ये क्राइजीन जो है कोड करता है स्पेसिफिक क्राई प्रोटीन को। ये क्राई प्रोटीन बन रहा है कॉटन प्लांट में, और क्राई प्रोटीन किस फॉर्म में रहता है कॉटन प्लांट में? प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में, और ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। जब इंसेक्ट इन्वेड करता है कॉटन प्लांट को, तो उस समय में बैसिलस बीटी टॉक्सिन जीन जो है जो कोडेड बाय क्राइजीन ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है क्राई प्रोटीन प्रोटोटॉक्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो जब इंसेक्ट उस प्लांट को इन्वाइट करता है, तो उस समय में वो इनएक्टिव क्राई प्रोटीन या प्रोटोटॉक्सिन जो फॉर्म है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्राई प्रोटीन प्रोटोटॉक्सिन, उसी को वो खाता है इंसेक्ट, ईटन बाय इंसेक्ट, और वो पहुंच जाता है प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में इंसेक्ट के गट में। और गट में प्रोटोटॉक्सिन जो है उसको एल्कलाइन मीडियम मिलता है, तो वो चेंज हो जाता है इनएक्टिव प्रोटीन प्रोटोटॉक्सिन से एक्टिव क्राई प्रोटीन में। और ये एक्टिव क्राई प्रोटीन जो है उसके बाद अटैच कर जाता है इंसेक्ट के मिड गट से, और वहाँ पर वो मिड गट में उसके होल और परफोरेशन बनाता है मिड गट में। अब जो इंसेक्ट है अब ना तो वो खा सकता है ना ही डाइजेस्ट कर सकता है, और इंसेक्ट मर जाता है। इस तरह से बीटी टॉक्सिन जीन वाला प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। कॉटन प्लांट हम लोग प्रोड्यूस किए बाय इंट्रोड्यूसिंग बीटी टॉक्सिन जीन और क्राइजीन ऑफ बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, और बीटी कॉटन प्लांट जो बना वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बन गया। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप कर सकते हैं स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट। दो तरह का स्ट्रेस है, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, दूसरा सॉल्ट स्ट्रेस है। ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा तो फूड प्रोडक्शन 3 टाइम बढ़ गया, बट हम लोग एक्सेसिव यूज़ कर दिए केमिकल फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड, इसका हम लोग हेल्थ हज़ार्ड भी देख रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन भी देख रहे हैं। तो अब इसकी जगह हमको रिप्लेस करना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से, और बायो पेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड बनाना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये बेस्ट ऑप्शन है।
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पेज से बता रहे हैं प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल, फंगस जिसका कि जीन को मॉडिफाई किया गया बाय मैनिपुलेशन, इस तरह का ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है डिफरेंट वे में। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म देख लें। इसके द्वारा हम लोग ऐसे क्रॉप प्लांट को डेवलप कर सकते हैं जो एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट सबको बियर कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो है ये पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, और जिसके द्वारा हम लोग केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कम कर सकते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को ग्रो करके हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी कम कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज ऑफ प्लांट, सॉइल का फर्टिलिटी ख़त्म नहीं होता, इन्हांसेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड जिसको हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। इस टेक्निक के द्वारा हम लोग गोल्डन राइस से, राइस जो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है केवल, किंतु हम लोग इस बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के साथ उस राइस से हम लोग विटामिन ए का जीन अगर उसमें इंट्रोड्यूस कर दें तो बायोफोर्टिफिकेशन हो जाता है, न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट हुआ गोल्डन राइस में, हम लोग उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ विटामिन ए को भी पा सकते हैं। तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? जब प्लांट के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। जैसे गोल्डन राइस को ग्रो किया गया विद विटामिन ए। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। कैसे? तो टेक्निक है, उसका नाम है आरएनए इंटरफेरॉन या आरएनए आई टेक्निक इन यूकेरियोट। कुछ कुछ निमेटोड्स हैं जो पैरासाइट की तरह रहता है बहुत सारे प्लांट और एनिमल में, और उस प्लांट और एनिमल जिसमें वो पैरासाइट की तरह रहते हैं उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी को वो कम कर देते हैं। जैसे एक निमाटोड है जिसका नाम है मेलोडीगायन इनकॉग्निशिया। ये जनरली इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट के रूट को और टोबैको प्लांट के रिडक्शन को कम कर देता है। तो टोबैको प्लांट को इस निमेटोड के इन्फेक्शन से बचाने के लिए, कौन सा निमेटोड? मेलिडोगायन इनकॉग्निशिया से बचाने के लिए एक प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया जिससे प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंस बन जाए टोबैको प्लांट, और उस टेक्निक का नाम है आरएनए इंटरफेरॉन या आरएनए आई। क्या है आरएनए इंटरफेरॉन या आरएनए आई टेक्निक? इसको हम लोग जीन स्लाइसिंग टेक्निक भी कहते हैं, और ये सभी यूकेरियोट्स में प्रेजेंट रहता है, और इसको हम लोग मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है, स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए बनता है, उसका स्लाइसिंग होता है। जैसे यूकेरियोटिक सेल टोबैको प्लांट में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और जब उस प्लांट में पैरासाइट की तरह निमेटोड इन्वेट करता है तो इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, प्लांट टोबैको प्लांट का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो निमेटोड के जीन को पसंद नहीं करता, मेलिडोगायन इनकॉग्निशिया जो पैरासाइट की तरह उसमें इन्फेक्ट किया था, क्योंकि उसमें आरएनए जीनोम है और वो आरएनए का डबल स्ट्रैंडेड कॉपी बनाता है। तो यूकेरियोट जो टोबैको प्लांट है उसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को पसंद नहीं करता है। तो उस समय में टोबैको प्लांट जो है उसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है एक डाइसर प्रोटीन बनाता है, और ये डाइसर प्रोटीन अपना डाइसर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना करके उसका जो मैसेंजर आरएनए है उसको कट कर देता है स्मॉल पीसेस में, स्लाइसिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। और उसके बाद मैसेंजर आरएनए एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता उस सेल में, और कोई पैरासाइट का ग्रोथ नहीं होता है। और जिसके कारण पैरासाइट का ग्रोथ रुक जाता है। यहाँ पर सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट दिए थे क्रिक ने। डीएनए में जो कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो पहले ट्रांसक्राइब होता है तो बनता है मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए ट्रांसलेट होता है तो प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है,
डाइसर प्रोटीन बना डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए डाइसर प्रोटीन बनाता है और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है, जो ये निमेटोड के डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आरएनए को पसंद नहीं करता, उसको कट कर देता, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता और ग्रोथ ऑफ पैरासाइट को चेक करता है। तो अल्टीमेटली डीएनए से प्रोटीन बनता है, किंतु अगर आरएनए ट्रांसलेट ना हो तो नो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा और ग्रोथ ऑफ पैरासाइट चेक हो जाएगा। एंड देन नो डीएनए कैन बी एक्सप्रेस, सो डीएनए एक्सप्रेशन इज पाउज्ड। हम लोग इस टेक्निक को कैसे किए थोड़ा देख लें। तो टोबैको प्लांट जो है वो डाइकट प्लांट है, उसमें फाइब्रस रूट पाया जाता है और ये होस्ट प्लांट है जिसमें पैरासाइट रहता है निमेटोड। उस निमेटोड पैरासाइट का नाम है मेलिडोगाइना इनकॉग्निशिया और जनरली ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट के रूट में और रिड्यूस करता है टोबैको प्लांट के ईल्ड को। और जनरली ये ईल्ड जो टोबैको प्लांट का है उसको यूज़ किया जाता है सिगरेट और गुटखा बनाने में। तो हम लोग इस टेक्निक के द्वारा आरएनए इंटरफेरोन, आरएनए-आई या जीन स्लाइसिंग टेक्निक के द्वारा हम लोग टोबैको प्लांट को बचा सकते हैं इस निमेटोड के इन्फेक्शन से और प्लांट जो है डेवलप हो जाता है एज ए पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट। अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखें एग्रीकल्चर के फील्ड में तो 3 ऑप्शन है। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवॉल्यूशन से फूड प्रोडक्शन तो बहुत 3 गुना बढ़ गया, जिसमें हम लोग इम्प्रूव वेराइटी ऑफ सीड को यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए, केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ किए, पेस्टिसाइड यूज़ किए, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस यूज़ किए। इसके अलावा ऑर्गेनिक कल्चर को भी यूज़ किए, इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी है जो प्रोडक्शन को बढ़ाया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को। तो ऑर्गेनिक कल्चर क्यों यूज़ किए, तो कमी केमिकल फर्टिलाइजर ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय में जो एक्सेस यूज़ किया गया था, धीरे धीरे वो सॉइल का एसिडिफिकेशन बढ़ाने लगा, सॉइल का फर्टिलिटी कम होने लगा। तो उसको हम लोग को केमिकल फर्टिलाइज़र को रिप्लेस करना है, तो उसकी जगह हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ किए, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किए एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और एग्रीकल्चर की एरिया में हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को भी बनाए, ऐसा प्लांट और एनिमल बैक्टीरिया और फंगी को डेवलप किए जिसका जीन को अल्टर कर दिए मैनिपुलेशन के द्वारा, और जिससे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट स्पेशली बिकम टॉलरेंट हो गया पेस्ट के, इंसेक्ट के, स्ट्रेस के, कोल्ड के, ड्रॉट के, सॉल्ट के, हीट के। और इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी कम होने लगा और प्लांट का हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ा सके। बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है एनिमल में, तो इसके द्वारा हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल भी बना सकते हैं। और ट्रांसजेनिक एनिमल के अलावा और इसका यूज़ है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में, वैक्सीन बनाने में, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग करने में, स्टडी ऑफ डिजीजेस करने में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करेंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी का इमेंस इम्पैक्ट है हेल्थ केयर के एरिया में। सेफ और थेरापेटिक ड्रग इसके द्वारा बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मॉलिकुलर लेवल पर डायग्नोसिस कर सकते हैं HIV का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, म्यूटेशन इन कैंसर, और एड्स के लिए एलिसा टेस्ट है। इसके अलावा जीन थेरेपी भी कर सकते हैं, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर सकते हैं। ADA डिजीज़ को, एडिनोसिन डीएमाइनेज इम्यूनोडेफिशिएंसी सिम्टम को भी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग क्योर कर सकते हैं। और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी को मेडिसिन के स्पेयर में यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाते हैं, तो इंसुलिन नॉर्मली हम लोग के ग्लैंड से प्रोड्यूस्ड होता है, पैनिक्रियाज के एंडोक्राइन, पैनिक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है जिसके बीटा सेल से इंसुलिन नॉर्मली प्रोड्यूस्ड होता है। तो जेनेटिकली हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंडस्ट्री में किस तरह से इंसुलिन बनाया, तो फर्स्ट जो इंसुलिन बनाता है इंडस्ट्री में उसका नाम है ह्यूमुलिन। इली लिली जो कंपनी थी फर्स्ट प्रोड्यूस किया था सिंथेसाइज इंसुलिन को, जिसको हम लोग ह्यूमुलिन कहते हैं।
हम लोग के डीएनए, हम लोग का जो क्रोमोजोम नंबर है, क्रोमोजोम 23 है, 23 पेयर क्रोमोजोम है, उसमें से क्रोमोजोम नंबर 11 जो है उसमें जो डीएनए है वो उसका कैपेसिटी है इंसुलिन प्रोड्यूस करने का। तो क्रोमोजोम नंबर 11 जो है वो प्रोड्यूस करता है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन क्या है? तो इसको हम लोग इनएक्टिव इंसुलिन भी बोलते हैं। इनएक्टिव इंसुलिन क्यों बोलते हैं? तो इसमें 3 चेन है, ए चेन है, बी चेन है और सी चेन है। सी चेन जो है इसमें इनएक्टिव चेन ऑफ प्रो इंसुलिन है, और ए चेन और बी चेन जो है ये दोनों चेन जो है प्रो इंसुलिन का एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्रोमोजोम 11 में ये है ए चेन, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रो इंसुलिन है, ये है बी चेन, ये भी एक्टिव फॉर्म ऑफ प्री इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन है, और ये है सी चेन, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रो इंसुलिन है। इसमें तीनों चेन जुड़ा हुआ है। इसमें से हम लोग दोनों चेन जो एक्टिव फॉर्म में है, ए चेन और बी चेन, दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच रहता है। अब सी चेन को इससे रिमूव कर दें और ए पेप्टाइड चेन और बी पेप्टाइड चेन दोनों को अगर अटैच कर दें डाइसल्फाइड बॉन्ड से और उससे फ्री कर दें सी पेप्टाइड चेन को, तो ये दोनों एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन सिंथेसिस कर सकता है। इंसुलिन का क्या यूज़ है? तो ये हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है शुगर लेवल को, इसलिए इसको हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस समय में इंसुलिन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जीन थेरेपी भी कर सकते हैं। जीन थेरेपी में एक डिजीज़ है एडिनोसिन डियामाइनेज इम्यूनोडेफिशिएंसी सिम्टम को हम लोग दूर कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जीन थेरेपी कर सकते हैं। तो एडीए क्या है? एडिनोसिन डियामाइनेज डेफिशिएंसी इम्यूनो सिस्टम। सबसे पहले ये जीन थेरेपी किया गया था 1990 में 4 ईयर गर्ल चाइल्ड में। 4 ईयर गर्ल चाइल्ड को क्या प्रॉब्लम था? उसमें एक जेनेटिक इफेक्ट था, और उस जेनेटिक डिफेक्ट के कारण उस बच्ची में 4 ईयर के गर्ल चाइल्ड में एडीए जीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। एडीए जीन मतलब एडेनोसिन डियामाइनेज जीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। और ये एडेनोसिन डियामाइनेज जीन क्यों जरूरी है? उसमें ये डिफेक्टिव जीन था, एडेनोसिन डियामाइनेज जीन उसमें नहीं था उस गर्ल चाइल्ड में, जो रिस्पॉन्सिबल है लिम्फोसाइट प्रोडक्शन के लिए। तो उस गर्ल चाइल्ड में एडीए जीन की डेफिशिएंसी के कारण, एडिनोसिन डियामाइनेज जीन की डेफिशिएंसी के कारण उसमें लेस प्रोडक्शन हो रहा था लिम्फोसाइट का। और गर्ल चाइल्ड जो 4 ईयर की थी, जिसमें एडीए जीन की कमी थी, जिसमें लेस प्रोडक्शन हो रहा था लिम्फोसाइट का, जिसके कारण उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जा रहा था, और वो गर्ल चाइल्ड बहुत सारे डिजीज़ से सफ़र कर रही थी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने के कारण। और उस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़ से वो सफ़र कर रही थी। तो किस तरह से हम सबसे पहले जीन थेरेपी यूज़ किया गया 1990 में उसी 4 ईयर गर्ल चाइल्ड के ऊपर, किस तरह से हम लोग उस गर्ल चाइल्ड को बचा सकते हैं जिसमें एडीए डिफिशियंसी जीन है, जिसके कारण उसमें लिम्फोसाइट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो उसका फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर हम लोग बच्चे में हर महीने एडिनोसिन डियामाइनेज एंजाइम को इंट्रोड्यूस करते रहें बाय इंजेक्शन, तो उसको हम लोग एडिनोसिन डियामाइनेज का प्रोडक्शन एंजाइम को डाल करके उसके अंदर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसका इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। दूसरा वे है ट्रीट करने का गर्ल चाइल्ड को बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। और थर्ड स्टेज, अगर इसका जीन डिफिशियंसी था, एडीए डिफिशियंसी जीन डिफिशियंसी अगर डिजीज़ था, अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेट में डिटेक्ट हो जाता तो उसको क्योर किया जा सकता था। बायोटेक्नोलॉजी का अदर एप्लीकेशन देखें हम लोग, तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बना सकते हैं, जिसको कि यूज़ कर सकते हैं एम्फाइसामा के ट्रीटमेंट में। एम्फाइसामा क्या है? ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है और जो लंग के एल्वियोली को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये PKU या सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी क्योर कर सकते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज़ क्या है? तो ये भी ऑटोजोमल क्रोमोजोमल रिसेसिव जीन के कारण होने वाला बीमारी है।
इसमें क्रोमोसोम नंबर 12 में डिफेक्टिव जीन हो जाता है, जिसके कारण प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होता, और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के डिफिशियंसी से फिनाइल एलानिन का अमाउंट जो है बढ़ने लगता है, या उससे अदर डेरिवेटिव्स बनने लगता है जैसे फिनाइल पायरोबिक एसिड, और ये फिनाइल एलानिन या उसका डेरिवेटिव जो है जमा होने लगता है ब्रेन में, जिससे मेंटल रिटार्डेशन होता है, और कभी कभी एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन से बाहर निकलने लगता है, जिसे फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं, ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन इन किडनी। अदर एप्लीकेशन में हम लोग ह्यूमन प्रोटीन का प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन इनरिच मिल्क जो था सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट प्रोड्यूस किया गया था 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी के द्वारा, और रोजी जो ट्रांसजेनिक काउ थी उसके 1 लीटर मिल्क से 24 ग्राम अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन मिलता है। तो रिच इन मिल्क रिच प्रोटीन को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करके। और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग बायोपायरेसी को भी रोक सकते हैं। इथिकल राइट होता है, जो लोकल पर्सन होता है उसका राइट है बाजार में अपने नाम से कोई भी प्रोडक्ट को डिस्कवर करना, सोल्ड करना। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो हैं दूसरे के प्रोडक्ट को स्टोल कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, और अपने नाम के द्वारा उस प्रोडक्ट को बेचते हैं अर्न करने के लिए मोर मनी को। उसको हम लोग बोलते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी को चेक करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूव्ड कमेटी। यह एथिकल कमेटी है, वर्क्स फॉर बायोएथिक्स, और जो बायोपायरेसी को रोकती है कि कोई भी मॉन्स्टर ना हो और कोई भी किसी तरह का नेचर को हार्म ना कर सके। तो बायोपायरेसी क्या है? तो हम लोग बायोपायरेसी का डेफिनेशन सीख लिए कि हमारा अपना प्रोडक्ट को कोई दूसरा कंट्री स्टोल कर रहा है और अपने नाम से बेच करके ज़्यादा पैसे कमा रहा है, इसको हम लोग बायोपायरेसी बोलते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं, जैसे नेचुरल नॉलेज इंडिजिनस पीपल का, जो हमारे देश के पीपल हैं जो उस क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, उनका जो नॉलेज है उसको लोग, बाहर के लोग आए बिना परमिशन के, उसको कोई फाइनेंशियल गेन दिए बिना, उसके बिना परमिशन के उसके प्रोडक्ट को अपने नाम से बेच रहे हैं और फ़ायदा कमा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोपायरेसी। तो इंडिया में बासमती राइस का लगभग 2 लाख वेराइटी है, जिसमें से 27 वेराइटी बासमती राइस का डॉक्यूमेंटेड किया गया टैक्सामती, और उसको स्टार्टेड किया गया दूसरे कंट्री में अपने नाम से सोल्ड करके, अपने ब्रांड नेम से सोल्ड आउट करना और फाइनेंशियल गेन के लिए, इसको हम लोग बोले बायोपायरेसी। उसके बाद इंडिया को जब पता चला तो वो कंप्लेन किया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, और उसके बाद उस कंट्री से बासमती का फ्रेंचाइजी को वापस ले लिया गया, और इस तरह से बायोपायरेसी को भी चेक किया जा सकता है। और इस तरह से हम लोग सीख लिए बायोटेक्नोलॉजी और उसका एप्लीकेशन। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। DNA फ्रेगमेंट को एग्रोस जेल में हम लोग कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? तो उस DNA को फ्रेगमेंट को हम लोग अगर ETBR इथिडियम डाइब्रोमाइड से अगर स्टेन कर दें तो हम लोग उसको DNA फ्रेगमेंट को देख सकते हैं। DNA का चार्ज हमेशा कैसा होता है? DNA में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। एक जीन जिसके प्रेजेंस से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म सेल का, उसका नाम है सेलेक्टेबल मार्कर। क्या क्राइटेरिया है DNA फ्रेगमेंट का मूवमेंट, DNA फ्रेगमेंट के मूवमेंट का एग्रोस जेल पे ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो स्मॉलर DNA जो है वो मूव करता है फास्टर फ्रॉम कैथोड टू एनोड। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग जब प्रोडक्ट बनाते हैं लार्ज स्केल में बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद उसको सेपरेट करके प्यूरिफाई करना बिफोर मार्केटिंग, उस प्रोसेस का नाम है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। जीन थेरेपी फर्स्ट कब दिया गया था? 1990 में। किस पे किया गया था? 4 ईयर गर्ल में।
मोस्टली प्लांट में फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस बैक्टीरिया के वैक्टर को यूज़ किया जाता है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस और इसके वैक्टर का नाम है टीआई प्लाज्मिड। और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट दिन 30